Good evening, students. Today is 4th of March, and actually today is Holi. So happy Holi to all. So we are doing this class as the examinations are going on in every school. So we are doing this class on coordination chemistry, which is the chapter of inorganic chemistry, the last chapter of NCERT part 1. So coordination chemistry is very important actually. Actually, 4 questions comes in NEET. The weightages also increases as per the new NEET syllabus. In JEE, this is very important also. And you should remember that in case of answering the question paper of JEE or NEET, in case of chemistry, we should first start with coordination chemistry. Actually, these questions are very predictable and very easy also. So let us start the chapter here. Coordination chemistry, which is also known as the complex chemistry also. So we will start here. Coordination chemistry. Coordination compounds. Okay. Coordination compounds. Okay. So, which are the coordination compounds? We should talk. We should change the language in Hindi and a little bit of English also. Okay. So we'll combine English and Hindi both. Okay. So. Okay. So which are complexes? Generally, salts are of 5 types. Salts जो होते हैं, हम लोगों ने जो क्लास 9th में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, 10th में सॉरी, उसमें सॉल्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप का, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स. हियर सॉल्ट्स आर ऑफ 5 टाइप्स. जनरली 5 तरीके का सॉल्ट आपके यहाँ पे होता है. वन इज न्यूट्रल, that is your normal salt. Number 2 is acidic salt. Number 3 is basic salt. Number 4 is double salt. Number 5 is कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. सो हम लोगों ने क्या है, इन दोनों को नहीं पढ़ा है, ठीक है ना. तो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इससे हम लोग हमारा आज का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे. यहाँ से एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो पहले शुरू करते हैं. व्हाट इज डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ओके, डबल सॉल्ट जो है, मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ. ये जो है, दिस इज योर पोटाश एलम, जिसको आप सभी इसको जानते हैं. इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, इससे के प्लस निकलेगा, Al+3 निकलेगा, और क्या निकलेगा, SO4 2- निकलेगा, और ये पानी तो H+ और OH- में ब्रेक हो ही जाता है. सो आपने यहाँ पे क्या देखा,
जो एक डबल सॉल्ट है, ये डाई सॉल्ट और डबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, डाई सॉल्ट और डबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो जो डबल सॉल्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है। इट ब्रेक्स अप completely into its constituent ions in aqueous solution। आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं डबल सॉल्ट का। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो सॉल्ट है, आप लोग नाम इसका सुने होंगे, FeSO4। ये जो सॉल्ट है, ये है आपका डबल सॉल्ट, मोर सॉल्ट। इसको अगर आप लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, H2 डाल देते हैं तो क्या होगा, इसमें ब्रेक होके Fe2+ आ जाएगा, NH4+ आ जाएगा और SO4 2- भी आ जाएगा। तो ये डाइसॉल्ट का प्रॉपर्टी है, जो इट ब्रेक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और कंपोनेंट आयंस कंप्लीटली। ये है डाइसॉल्ट का आपका टोटल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप काम कीजिए, इसमें आयरन का टेस्ट डालिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दीजिए, क्वेश्चन ब्लू हो जाएगा। इसमें NH4+ के लिए नेस्लर रिएजेंट का टेस्ट कर लीजिए, चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा। SO4 2- के लिए इसमें बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, तो बेरियम सल्फेट आपका यहाँ पे निकल जाएगा। सो वी कैन फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द आयंस कंप्लीटली वाया आवर डिस्टिंक्टिव केमिकल टेस्ट्स। ओके, सो ये है, हो गया हमारा डाइसॉल्ट। अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। आप देखिएगा, इस बार जो जेई का एग्जाम हुआ है, इसमें कितना सारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से आया है, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। पहला जो क्लास है, इसलिए मैं पहले आज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैंने पहले इसको स्टार्ट किया, जो ऑनलाइन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स गो टू द कॉम्प्लेक्स सॉल्व। कॉम्प्लेक्स सॉल्व का जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो है हमारा, ये मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। इसको हम लोग अगर वाटर में डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा क्या, देखिए। फोर तो आप एक के प्लस बना लेगा और एक बना लेगा FeCN4- ठीक है ना। तो इसका और पहले वाले का जो डिफरेंस है, उसको आपको देखना है, ठीक है। पहले इसका डिफरेंस देखिए। पहले जो डबल सॉल्ट लिया था हम लोग, वो डबल सॉल्ट कॉम्प्लीटली आयोनाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है पार्ट है, ये इंटेक्ट रह गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्सेस कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द aqueous solution और इन molten phases। molten phases आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखिएगा, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं के aqueous solution। Complexes can retain their identity in the aqueous solution as well as in solid state। इसका मतलब क्या है, ये अगर सॉलिड में होगा
तो सॉलिड स्टेट में जो इसका जो ये वाला पार्ट है, सॉलिड स्टेट में जो ये वाला पार्ट है ये इंटेक्ट रह गया। अभी हम लोग इसको पानी में डाल दिए, डालने के बाद जो एक्वास फेज हो गया इसमें भी ये इंटेक्ट हो गया। तो इट कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द एक्वास सॉल्यूशन एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट। यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। जो नॉर्मल, जो बेसिक और मेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डिफरेंस है डाइसॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, यही है। डाइसॉल्ट में कॉम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसमें सर्टेन पार्ट जो है वो अनआयोनाइज्ड रहता है, इंटेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एक दो और एग्जांपल हो जाए। इसका नाम क्या था? पोटेशियम फेरो साइनाइड। इसका एक और साथी देख लेते हैं। ठीक है, जो ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। उसके साथ एक और देख लेते हैं, NaBH4। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे और एक LiBH4, जैसे कि ये पार्ट है थर्ड ब्रैकेट वाला, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग देखेंगे हमारे वीडियो में, आगे देखेंगे। तो पहले तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स में और एक डबल सॉल्ट में कितना अंतर है, क्या अंतर है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग सामने चलेंगे, अभी देखेंगे और क्या क्या चीज यहाँ पे है। तो हमारा सिलेबस ये ऐसे शुरू होता है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी चलेंगे उसे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सो जो हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स को देखा है, इसमें क्या क्या पार्ट है इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि कैफो, ये इसमें क्या क्या है देख लेंगे पहले। इसमें जनरली तीन पार्ट्स है। ये जो पहला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। जो ये मिडल वाला पार्ट है जो मेटल है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम। और इसको छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिगांड्स। तो पहले तो इसको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। जो थर्ड ब्रैकेट वाला, थर्ड ब्रैकेट में जो है, इसका पूरा का पूरा नाम है, इसका जो नाम है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ गए आप लोग? जो थर्ड ब्रैकेट वाला पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पानी में ब्रेक डाउन नहीं होता है। इट कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, बाहर में जो हो, जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, और स्पेक्टेटर आयन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग काउंटर आयन के जगह पे स्पेक्टेटर आयन भी बोल सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का ओरिजिनल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पे है, हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो एक कॉम्प्लेक्स में कितना पार्ट होता है? तीन पार्ट होता है। एक क्या होता है? जो तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक होता है काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होता है, एक होता है एक आपका सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है आपका लिगेंड्स। ठीक है, तो ये
आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखेंगे कौन सा क्या है। तो पहले तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जानते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जनरली लीविस एसिड है। लीविस एसिड क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल क्या करना चाहिए हम लोगों को? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर नाम लिखना हो तो सबसे ज्यादा कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग याद रखते हैं? आयरन, निकल, उसके बाद ऑस्मियम, रिनियम, रोडियम। वैसे तो सभी बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, सभी। ओके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई कोई एलिमेंट है जो ज्यादा बनाते हैं, कुछ कम बनाते हैं, ठीक है। जैसे सभी बनाते हैं। तो इनको क्या बोलता है? लुईस एसिड। दे एक्सेप्ट electrons into their vacant d orbitals. So you should remember this one. A central metal atom is something which can accept a pair or more than a pair of electron in its vacant d orbital. अभी लिगेंड के बारे में जान लेते हैं। लिगेंड्स जो है ये लोग आपका लीविस सॉरी लुईस बेस होता है, ठीक है। लुईस बेस होता है। तो लुईस बेस में एग्जांपल को हम लोग लिख ही सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि OH माइनस हो गया, NH3 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है तो इस लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे कि H2O हो गया, ठीक है। जैसे कि CN माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। और भी बहुत सारे हैं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जो इनका जो काम है वो दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम देयर फुलफिल्ड ऑर्बिटल, जिसको हम लोग होमो भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। केमिकल बॉन्डिंग में रिकॉल कीजिएगा वहां पे है, ठीक है। फ्रॉम देयर HOM। तो लिगेंड्स के बारे में पता चल गया। जो फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा वो होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। अगर लिगेंड जो होगा बाकी सारा लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे काउंटर आयन किस लिए है। दिस इज प्रेजेंट हियर ड्यू टू चार्ज बैलेंस। दिस इज प्रेजेंट हियर ड्यू टू चार्ज बैलेंस। देखेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो एक रफ आइडिया मिल गया आपको यहाँ पे। एक दो चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर यहाँ पे देखिए, मैं इसको लिख के दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सिंगल आपका सेंट्रल मेटल मेटल एटम है तो हम लोग इसको बोलेंगे होमो न्यूक्लियर। अगर दूसरा हो सकता है, दो हो सकते हैं, तभी उसको पॉलीन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। और लिगेंड जब आपका एक ही तरीके का होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलैप्टिक। होमो
लेप्टिक। अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप का होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक। एग्जांपल एक मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। सपोज मान लीजिए ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो होमोन्यूक्लियर है लेकिन होमोलेप्टिक नहीं है, क्योंकि लिगेंड्स जो है यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे लिगेंड है। एक तो है H2O और दूसरा है आपका क्लोरीन। तो इसको बोलेंगे हम लोग हेटारो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक में क्या होता है, एक ही तरीके का लिगेंड होता है। जो हेटेरोलेप्टिक होता है इसमें दूसरे दो तरीके का या दो से ज्यादा तरीके का लिगेंड भी आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सामने देखेंगे, लिगेंड्स के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानना है अभी। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके। लिगेंड्स आर जनरली are classified into 5 types depending upon their lepticity। विल सी। फर्स्ट तो हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग ए लिख लेते हैं, ए में रोमन 1 दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड ये क्या होता है, जिसमें ओनली वन डोनर साइट, ओनली वन डोनर साइट होता है। इसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और यू कैन से सिंगल डोनेटिंग एटम होना चाहिए, जैसे कि Cl- Br- I- H2O देख लीजिए। H2O में 3 एटम है, लेकिन डोनर एटम जो है सिर्फ ऑक्सीजन है। इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोनर एटम का नंबर देखिए, एक ही डोनर एटम है, इसलिए मोनोडेंटेड। उसके बाद एमोनिया को देख लीजिए, इसमें 4 एटम है, लेकिन डोनेटिंग जो एटम एटम है वो सिर्फ एक ही है, वो है नाइट्रोजन। इसीलिए इसको हम लोग मोनोडेंटेड बुलाते हैं। मोनोडेंटेड का जो मतलब है, एक ही डोनर एटम होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जाएंगे हम लोग इसमें बाइडेंटेड, बाइडेंटेड। ओके, बाइडेंटेड में क्या है, मोनो का मतलब 1 है, बाई का मतलब है 2। सो 2 डोनर एटम्स होंगे, जैसे कि जैसे कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें देखिए, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है, एंड दोनों के ऊपर जो है आपका लोन पेयर यहाँ पे है। सो नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई इट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाई एमाइन। और जो ये है आपका C+O- इसमें देखिए 2 डोनर एटम है, इसका नाम हो गया आपका ऑक्सा
लेटो, इसको हम लोग ओ एक्स लिखते हैं और इसको हम लोग ई एन लिखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं, और एक मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देख लीजिए, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C++। इसमें देखिए, यू कैन सी हियर, सो दिस इज वन डोनर एटम, दिस इज अनदर डोनर एटम, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, और GLY भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। सो बाइडेंटेड लिगेंड किसको बुलाते हैं? द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर साइट्स, दे आर कॉल्ड द बाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही डोनर साइट है, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। जिसमें दो है उसको बाइडेंटेड। और एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, पोलीडेंटेड वाला। पोली का मतलब क्या है? दो से ज्यादा होगा, पोलीडेंटेड। ये हमारा रोमन नंबर 3 हो गया, पोलीडेंटेड। इसका मतलब क्या है? मोर देन टू डोनर एटम, मोर देन टू डोनर एटम है इसमें। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख ही लेते हैं। इसका जो नाम है, इसका नाम है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। नहीं, इसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, क्योंकि H जो है यहाँ पे नहीं है। H होते तो एसिटिक एसिड होता, अगर H नहीं है, जो आयन है इसका नाम है एसिटेट। इसमें देखिए, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर को काउंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, EDTA has a denticity of what? You can write down, it has a denticity of 6. But it is also complicated. It has a flexible denticity. That's why it is also called flexidentate ligand. Okay? It has, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करके लिख लेंगे, बहुत सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको हम लोग इससे लिखेंगे, ब्लू से। It has flexible denticity। इसका मतलब क्या है? Sometimes it can act as pentadentate, sometimes hexadentate. So denticity is flexible depending upon the condition and the environment of the complex. So this is a flexidentate ligand also. So हम लोगों ने क्या देखा है? लिगेंड्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये डिपेंड करता है लिगेंड्स के ऊपर, कितना लिगेंड्स के अंदर कितना डोनर एटम है। अभी सपोज मान लीजिए कि एक डोनर एटम है, तो एक का मतलब क्या हो गया? मोनो। सो मोनोडेंटेट मीन्स एक डोनर एटम होगा, बाइडेंटेट मीन्स इसमें दो डोनर एटम होगा, और पॉलीडेंटेट मीन्स इसमें दो से ज्यादा डोनर एटम होंगे। तो पॉलीडेंटेट में क्या आएगा? ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। ये जो है ये हेक्साडेंटेट है जनरली, लेकिन समटाइम्स in some conditions it may also act as a pentadentate ligand also. That's why it is known as a flexidentate ligand. So आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके का एग्जांपल में जाऊंगा, अभी बी नंबर पे जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बी नंबर जो है हमारा,
इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एसिड लिगेंड। इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको, CN- CO, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका स्पेशलिटी क्या है, इसको हम लोग स्पेशल क्यों बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है। देखिए, ये होता है आपका मेटल, ये हो गया आपका लिगेंड। मेटल के अंदर क्या है, मेटल में जो है, मेटल एक लुईस एसिड है, तो इसमें खाली ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और ये जो है, ये है हमारा पाई ऑर्बिटल। तो सिग्मा और पाई आइडेंटिफाई हो गया। अभी लिगेंड का देख लेते हैं, ये और ये इसका फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल है, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और ये जो है हमारा, ये पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है, जिसमें इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हम लोग लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी क्या होता है देखिए, ये जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन हियर, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी एक प्रॉब्लम है, मेटल जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो उसको गेन कर लिया उसने, वो क्या करेगा, देखिए, इस सिग्मा से एक पाई में ट्रांसफर कर लेगा, करके इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दे सकता है। ये जो पहले जो लिगेंड टू मेटल जो बॉन्ड हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। और जो यह से ये जो बॉन्ड था, ठीक है ना, एरो को देखिए पहले। तो दूसरा जो है, दूसरी तरफ से हुआ है मेटल से लिगेंड की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको हम लोग बैक बॉन्ड भी बुलाते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग बैक बॉन्ड बोलते हैं, जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। तो ये जो दो तरीके का बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड एक साथ में हो रहा है, इसका एक नाम है, इसका नाम है सिनर्जिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के लिए क्या होता है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, वो कॉम्प्लेक्स और टाइट और वेरी हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है बॉन्डिंग। तो ये जो लिगेंड्स है, CN- और CO- जो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग। पूरे जो लिगेंड्स है, इसमें CO और CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड्स की वजह से, लिगेंड्स के तरीके के से, ठीक है। तो क्या होता है, इसको मैं एक बार इंग्लिश में इसको आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। सम लिगेंड्स हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, one is the sigma orbitals which is filled with electron, another is the pi orbital which is empty. So now the ligand gives the electron to the metal, but the metal transfers the electron from the sigma to its pi orbital, इसको बोलते हैं sigma pi transition. The From the pi orbitals, the metal donate the electrons back to the pi orbital of the ligand. This pi bonding is also known as the back bonding. So this type of sigma pi bonding simultaneously is known as synergic bonding. तो synergic bonding जो है, वो आपका एक टाइट और स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्डिंग इसको सिग्निफाई करता है। तो ये सिर्फ दो ही टाइप में आप लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी में, एक होगा आपका CN- और दूसरा आपका होगा CO। ओके, तो सामने चलते हैं, उसके बाद नंबर 3 में जो हम लोग देखेंगे, वो होगा चिलेटिंग लिगेंड्स। रोमन सी में, सॉरी, सी में देखेंगे,
चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जनरली बाइडेंटेड लिगेंड्स जो है, सपोज मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होता है वही चिलेटिंग लिगेंड जनरली होता है। जनरली बाइडेंटेड लिगेंड्स और चिलेटिंग लिगेंड्स जनरली, नॉट ऑलवेज, ओके। तो इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ठीक है। अगर फिर से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तीन है ना यहाँ पे, इसीलिए तीन बार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चिलेटिंग लिगेंड्स का जो स्ट्रक्चर, मतलब क्या है, मतलब है कि दो साइड से, टू डोनर साइड्स आर देयर, so by coordinating from both the donor sides they make a cyclic structure. This is known as, the cyclic is known as chilate. So इससे क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड्स का जो स्टेबिलिटी है, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस है जो ऐसे हो बन जाता है, इसके ऊपर एक चार्ज था वो मैंने लिखना भूल गया, ठीक बस, ओके। सो क्या होता है, देखिए अगर दोनों तरफ से कनेक्ट होंगे तो इसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा, जो रैंडमनेस है, वाइब्रेशन है, एंट्रोपी है, वो कम हो जाएगा। और एंट्रोपी कम होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। आप समझ लीजिए ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये जो NH2 ग्रुप दोनों तरफ से यहाँ पे अटैच्ड है। अगर मान लीजिए ये एक कोबाल्ट होता और ये एक एमोनिया होता, तो इसमें जो है बॉन्ड तो स्प्रिंग के जैसा होता है, तो ऐसा होता तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेट करता, जो सभी करते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनर्जी है, इंफ्रारेड एनर्जी है, माइक्रोवेव एनर्जी है, एटसेट्रा है, UV एनर्जी है, तो ये वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने से क्या होता, एंट्रोपी बढ़ जाता, स्टेबिलिटी कम हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता। लेकिन ये दोनों तरफ से अगर इसको आप लोग जुड़ देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन कम हो जाएगा, एंट्रोपी कम हो जाएगा, एंड इसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए चिलेटिंग लिगेंड्स का जो है वो आपका स्टेबिलिटी, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाई in case of chelating ligands the stability is high, so you should write it down like that. In case of chelating ligands the entropy and the randomness both are lowered. Due to this the potential energy also decreases and the stability also increases, ठीक है। ये है आपका चिलेटिंग लिगेंड्स का definition। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो 5 membered and 6 membered चिलेट्स है आर मोस्ट स्टेबल। ये तो हम लोग जानते ही होंगे क्योंकि हम लोगों ने बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा था। तो 5 membered और 6 membered लिगेंड्स चिलेट्स आर मोस्ट स्टेबल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि रिंग का जो साइज है वो मैटर करता है। नहीं तो क्या होगा, 3 membered और 4 membered होगा तो एंगल स्ट्रेन आ जाएगा रिंग में, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा इसका। तो इसको आपको याद रखना है, 5 membered एंड 6 membered चिलेट्स आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सामने चलते हैं उसके बाद, लास्ट एक ही तरीके का
बच गया है। उसके बाद हम लोग वार्नर थ्योरी पढ़ेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में है। ये भी सब एनसीईआरटी में है। जो लास्ट टाइप का बचा है वो है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये भी बाइडेंटेड है, जैसे कि CN-, ठीक है। अभी CN- में माइनस किसके ऊपर है? C के ऊपर। अब देखिए, ये तो बाइडेंटेड है, ये चिलेट बना सकता है क्या? चलिए देखते हैं। एक CO हो गया यहाँ पे। देखिए ये बॉन्ड यहाँ से होगा, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ से होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 मेंबर रिंग्स जो है हम बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। 4 मेंबर रिंग जो है बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो भी बहुत अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका चिलेट के जैसे बिहेव नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड के तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बार जो हो सकता है, क्या हो सकता है, CO इस तरीके से लिंकेज हो जाए, और दूसरा क्या हो सकता है, CO ऐसे लिंकेज हो जाए। ठीक है, तो लोन पेयर से लिंकेज हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है ये सिर्फ एक समय में एक ही डोनर एटम से ही इसमें आपका कनेक्शन होता है और बॉन्डिंग होता है। ऐसे एग्जांपल 3 है, आपको याद रखना है, हमारे एनसीईआरटी में भी 3 ही है। एक नंबर है आपका CN-, दूसरा है आपका NO2-, हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में बाद में देखेंगे, और 3 नंबर जो है आपका SCN-। ठीक है, ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं साइलेंट करना भूल गया था। ओके, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स है वो यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद हमारा सिलेबस में जो है वो है हमारा वार्नर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज वार्नर थ्योरी तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वार्नर थ्योरी का जो एजम्पशंस है, वो मैं यहाँ पे क्यों आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बुक में जो है एनसीईआरटी में वो पॉइंट वाइज नहीं है, वो दे 1.5 पेजेस आपको उन लोगों ने लिखा है, उससे आपको पॉइंट निकाल के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसको इजी करके दे रहा हूँ। वार्नर थ्योरी में क्या है, ए सेंट्रल एटम हैज 2 types of valency. One is primary valency, other is secondary valency. Okay. Number two, primary valency is satisfied by the oxidation number. Secondary valency is ... satisfied by the coordination number. नंबर 3 में जो है प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी is directional, and it contributes in the structure and stereochemistry
ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट जो है प्राइमरी वैलेंसी, सॉरी, सेकेंडरी वैलेंसी में समटाइम contribute to the प्राइमरी वैलेंसी। ये हमारा जो 4 पॉइंट है, यही है वार्नर थ्योरी। तो इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे, वार्नर थ्योरी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, वार्नर थ्योरी खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा क्लास खत्म कर देंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो भी शायद ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी भी एग्जाम 16 तारीख तक चलेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे वीवीटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही है, वो इसे 2 क्वेश्चन आता है, वीवीटी। उसके बाद देखेंगे हम लोग सीएफटी, उसके बाद आईयूपीएसी एंड आइसोबारिज्म। उसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जनरली 4 डेट्स यहाँ पे लगेंगे। जो फर्स्ट में आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले हम लोग फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखेंगे। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारा एग्जांपल। तो इसमें जो आयरन एटम है, इसका 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस हो सकता है। एक है प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। जो पोटेशियम का, सपोज आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में किया था, तो इसको हम लोग एक्स एक्स पकड़ लेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, +1 इंटू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 पोटेशियम है। प्लस इसका एक्स पकड़ लेते हैं, प्लस साइनेट का हम लोगों को पता है -1, तो इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू ऊपर ऊपर में देखिए ओवरऑल कोई चार्ज तो नहीं है ना, तो 0। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया +2। तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है +2 है। प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि आयनाइजेबल है, ठीक है। यह होता है प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, +2। अभी यही है प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6। और साइनाइड जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक साथ में एक एक बार में एक ही तरीके का डेंसिटी शो कर सकते हैं। तो 1 × 1। मैं दूसरा वाला भी दिखाऊंगा आपको। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो गया। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। COEN3 इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम आपको एनसीईआरटी में पता चल जाएगा कौन कौन न्यूट्रल लिगेंड है। H2O, NH3, ये सब CO, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पहले तो इसको X लिख लेता है, प्लस इसका जो न्यूट्रल है इसका 0 है, तो 0 लिख लेते हैं। और इसका जो है क्लोरीन का तो -1 है, -1 × 3 = 3, और ओवरऑल क्या हो गया 0। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया +3। तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी जो वैलेंसी है इसका क्या हो गया 3 हो गया। सेकेंडरी जो वैलेंसी है ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंडरी जो वैलेंसी है, देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है 3। EN कितना डेंटेड लिगेंड है, 2 बाइडेंटेड, तो इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। कुछ लोग यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, नहीं, ये
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द समेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। सो समेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट था उसका जो एक्सप्लेनेशन। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, आपको उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करना है। एग्जांपल एक और दिखाता हूं आपको। ओके, ओके, देखिए Fe EDTA। ओके, माइनस। ओके, अभी इसका अगर सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या इसका कितना होगा। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना हो गया 1। ईडीटी का डेंसिटी मैंने पहले आपको बताया था इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। सो क्या हो जाएगा 6। ये भी एंट्रेंस में आया है हमारा क्वेश्चन, जो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए बोला है। तो ईडीटी का सेकेंडरी वैलेंसी ये यहाँ पे, सॉरी आयरन का सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाएगा। याद रखना है वैलेंसी हमेशा सेंट्रल एटम का ही होता है। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा सेंट्रल एटम का ही होता है। नंबर 2, नंबर 2, एक दोनों तो मैं एक ही बार में कर दिए, इसके बाद में देखेंगे। अभी देखेंगे जो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका क्या मतलब है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल देता हूँ। ये दोनों को एग्जांपल को आप लोग देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग बैलेंस ही निकालेंगे प्राइमरी बैलेंस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे क्या होगा x प्लस 0, क्योंकि अमोनिया का 0 है, -2 इज इक्वल टू 0। तो x का कितना निकल जाएगा यहाँ पे +2। तो हम लोग इसमें +2 लिख लेते हैं। अभी इसका कितना निकलेगा, तो सेम ही निकलेगा x -4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि साइन का -1 है। तो x का कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू +2 निकल जाएगा। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है। तो एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इससे आप कभी भी इसका स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते। सेकेंडरी से निकाल सकते हैं, मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी से कभी भी आप लोग स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का +2 है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल, और इसको जो है वो है आपका स्क्वायर प्लेनर। तो ये बात आपको कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पता चलेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से, प्राइमरी वैलेंसी से नहीं पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो स्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल, दूसरा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुए तो। याद रखना है आपको। तो इसमें भी एक बात है, मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, हमेशा ये नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जैसे कि CN, एमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बारे में हम बाद में पता करेंगे अगर CFT में। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो जनरली जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, जनरली, हमेशा नहीं। वीक लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जनरली टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर, यही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होंगे हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और वीक लिगेंड हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसमें हम लोग को देखना है लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग होगा तो स्क्वायर प्लेनर, अगर वीक होगा तो टेट्राहेड्रल। सो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट है वो है, वो देखिए स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो कॉम्प्लेक्स लिख के मैं एग्जांपल दूंगा। जो लास्ट पॉइंट है इसमें देखेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स आप देखिए यहाँ पे, ये दो कॉम्प्लेक्स देखिए, सब कुछ सेम ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ तब्दीलियां यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एक चीज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है। देखिए इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स लिख लेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या है -3, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। एक्स का कितना निकल गया +3। अब देखिए इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये अभी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो 0 है। तो प्राइमरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसी का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि चार्ज 0 है। अभी इसको देखें, एक्स -3 +0 इज इक्वल टू, इसका तो 0 ही है 0, तो एक्स इज इक्वल टू +3। इसमें देखिए ये तो सेकेंडरी वैलेंसी है, ऑफ कोर्स लिगेंड है, सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसका भी चार्ज है, क्या है -3, एक का -1, तीन का -3। सो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही बात है कि प्राइमरी वैलेंसी में हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जिसके इसमें कौन से में नहीं करेगा, किस किस कॉम्प्लेक्स में नहीं करेगा, जहां पे, याद रखना है, जहां पे लिगेंड का चार्ज 0 है वहां पे कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग फिर से दूसरा क्लास करेंगे, वो शुक्रवार को होगा, जो फ्राइडे को होगा। आज है आपका वेडनेसडे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, और क्लास 11 के स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो क्लासेस है फ्री क्लासेस, अप्रैल में 3 हम लोग फ्री क्लासेस करेंगे, उसमें कोई भी आपका यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।